हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है तो सीटेड पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए इसमें हम करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आकलन के बारे में सही नहीं है। तो पहला है कि यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है, या फिर नेक्स्ट है कि यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है, या नेक्स्ट देखिए कि यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जाता है, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, तो निगेटिव के लिए निगेटिव ही होगा कि कौन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है। तो नहीं है के लिए आपको निगेटिव ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो निगेटिव क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि यह केवल। तो केवल क्या है? केवल ये वर्ड जो है टैग वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। तो पहला है आत्मकथाएं, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा विज्ञान कथा, थर्ड वाला ऑप्शन है कि अविश्वसनीय बात जिसको हम कहते हैं लेंदी टेल, या फिर नेक्स्ट है लोक कथाएं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। तो देखिएगा कि बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद जो है तो सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है लोक कथाएं, यानी कि कथाओं की कौन सी विधा पूछा जा रहा है कि बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। तो सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है लोक कथाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। तो बताइएगा कि कौन सी जो है स्टीफन क्रेसन के द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला है कि यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है, यानी कि ये सही नहीं है स्टीफन क्रेसन के द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है, या ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कि शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी और पर्याप्त समय हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा स्टीफन क्रेसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए, स्टीफन क्रेसन के द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं ये है कि क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है। तो ये सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में सहायता नहीं करेगा। बताइएगा वर्णमाला चार्ट, यानी कि वर्णमाला चार्ट जो है पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में सहायता नहीं करेगा, या नेक्स्ट देखिएगा थीम मानचित्र, ये नहीं सहायता करेगा बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 कि चित्र शब्दकोश, या ऑप्शन नंबर 4 है कि शब्द मानचित्र। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में सहायता नहीं करेगा। तो देखिए, पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में सहायता नहीं करेगा वर्णमाला चार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। बताइएगा कि बाल साहित्य का कौन सा अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। पहला है नैतिक मूल्यों का स्पष्टतः प्रदर्शन, यानी कि ये बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि बड़ा फ़ॉन्ट आकार और परिचित शब्द, या आकर्षक चित्र, या पशुपात्र। तो देखिए कि
पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों का अस्पष्टतः प्रदर्शन। ये बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है। तो बताइए कि आकलन के दो मुख्य प्रकारों में कौन सा संदर्भ सही है। तो ए है योगात्मक आकलन, वर्ष भर चलने वाले आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता के बारे में है, यानी ये संदर्भ सही है। या रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है। या नेक्स्ट देखिए कि योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि रचनात्मक आकलन अधिगम किए प्रकार्यों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है। तो देखें, आकलन के दो मुख्य प्रकारों में के संदर्भ में सही है रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता रहता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है। तो संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म कौन सा नहीं है। भाषा की संदर्भगत प्रयोग। या नेक्स्ट देखिए अस्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरण के नियमों की खोज करना। या अगला है कि संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना। या ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है। तो देखिए संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है प्रकार की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, यानी ये क्वेश्चन में निगेटिव पूछा जा रहा है तो निगेटिव में निगेटिव ऑप्शन ही चूज करना है आपको, नियमों पर अधिक ध्यान देना। तो ये नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है और वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अब अध्यापक किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है। यहाँ पे अध्यापक नियम बताए बिना क्या कर रहा है, एक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को, एक अध्यापक जो है हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है और वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अध्यापक किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि का, नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक उपागम का, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि का, या ऑप्शन नंबर 4 है कि व्याकरण अनुवाद विधि का। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक जो है तो अध्यापक संप्रेषणात्मक उपागम का अनुपालन कर रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक शुरुआती पाठक पाठ्यवस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी। पहला है ऊर्ध्वगामी उपागम कहलाएगी, या फिर नेक्स्ट है कि तल ऊर्ध्वगामी उपागम, या ऑप्शन नंबर 3 है कि तल अधोगामी उपागम, या ऑप्शन नंबर 4 देखिए ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब एक शुरुआती पाठक पाठ्यवस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह इस विशिष्ट पाठगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यह क्या कहलाएगी। तो फिर यह जो है क्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह ऊर्ध्व अधोगामी उपागम कहलाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है। तो अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन कौन सा नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर भावनात्मक या मनोगत्यात्मक या फिर संज्ञानात्मक। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक जो है तो यह अधिगम का मुख्य क्षेत्र नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। बताइएगा कि किसके द्वारा जो है समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। समूहों में कार्य करने के लिए देना, इसके द्वारा जो है समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। या नेक्स्ट देखिए कि बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, या फिर कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना, या फिर सहपाठी समूह अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण व्यवस्था। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। तो देखिए समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। यानी कि ये ऑप्शन जो है निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए निगेटिव यानी नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं के लिए नहीं हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। तो रचनात्मक आकलन का कौन सा उदाहरण नहीं है। सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा, ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। या ऑप्शन नंबर 2 है कि समग्र लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण। या ऑप्शन नंबर 3 है कि पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियां। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए रचनात्मक आकलन का उदाहरण सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा, ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है। गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक हैं क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है। या फिर नेक्स्ट है कि गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। ये हो गया पहला। दूसरा वाला देखिए ऑप्शन कि गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की संकेत करती हैं। या फिर थर्ड है गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि अधिकतर गलतियां विद्यार्थियों की अनियत दृष्टिकोण के कारण होती है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो देखिए कि अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, पा को फा की तरह लिखना या छा को 9 की तरह लिखना, 6 को 9 की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है। यानी ऐसे बच्चे जो हैं तो किस तरह के विकार से पीड़ित होते हैं कि जो बच्चे पा को फा की तरह लिखते हैं और 6 को 9 की तरह लिखते हैं। तो पहला है वाजघात जिसको हम कहते हैं अफेजिया, नामन विकार जिसको कहा जाता है एनीमिया, या फिर पठन वैकल्प जिसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। या ऑप्शन नंबर 4 है हकलाने वाले बच्चे। तो देखिए जो बच्चे पा को फा की तरह लिखते हैं और 6 को 9 की तरह लिखते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन,
तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है। बताइएगा कि बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है। अमूर्तता की भाषा के रूप में, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है अंतर भाषा जिसको हम कहते हैं इंटर लैंग्वेज के रूप में, या उच्च स्तरीय भाषा कौशल के रूप में। तो देखिए बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को पूछा जा रहा है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को दिन प्रतिदिन के संप्रेषण की प्रयुक्त भाषा के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।